तो बच्चों इसमें एसी जनरेटर को पढ़ने से पहले हम बात करें कि जो यहां पर हम टाइप ऑफ इंडक्शन स्टडी कर रहे हैं इसको हम पीरियडिक इंडक्शन बोलते हैं। पीरियडिक इंडक्शन किस लिए? क्योंकि यहां पर जो आपका ईएमएफ या करंट जो जनरेट होता है वो पीरियडिकली चेंज होता है, या जो घर पे अपने जो सप्लाई आ रही है बिल्कुल वही सप्लाई आपको इस जनरेटर से मिलेगी। ठीक है, और यहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन वही है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, लेकिन उसके लिए हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वो यहाँ जनरेटर कही जा रही है। और जनरेटर का हम थोड़ा सा ये एक डिटेल्ड डायग्राम आपको दिया हुआ है, लेकिन इससे हमको कोई ऐसा खास कॉन्सेप्चुअली जो है फील नहीं आएगा। हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि मेरे पास दो पोल्स के बीच में एक कॉइल आपको जैसा नजर आ रहा है, दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक कॉइल को अरेंज किया है। और इस कॉइल को हम जानते हैं जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, विंड मिल। तो विंड मिल आपने सुना होगा, विंड मिल में क्या होता है, एक बड़े से टावर के ऊपर एक जनरेटर लगा होता है और जनरेटर के आगे एक बड़ा सा पंखा लगा होता है। होता यह है कि हवा के कटाव से वो पंखा घूमता है और पंखे के घूमने से वो जो जनरेटर है, जनरेटर के अंदर जो लगी हुई कोइल है वो भी घूमती है। तो अल्टीमेटली जो विंड एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो एनर्जी फिर हम बोलते हैं किसमें कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली वही चीज यहां पर भी हम कर रहे हैं, उसको हम बेसिक देख रहे हैं कि कैसे ये काम होता है। तो यहां पर जनरेटर के बीच में कोइल रखनी है, कोइल रख करके उसको हमें एक मैकेनिकल, एक एक्सटर्नल एनर्जी से जो है इसको रोटेट करना है। ठीक है, एक्सटर्नल मैकेनिकल सोर्सेस को रोटेट करना है। और रोटेशन के दौरान होगा क्या, जब ये कोइल रोटेट करेगी तो रोटेशन से ये कोइल का जो फेस है ये कभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, इस तरह से इसका जो है ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। और इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू जो है वेरिएशन होगा, वेरी होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होने वाला है। तो यहां पर क्योंकि जो कॉइल है वो पीरियडिकली जो है एक फिक्स टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम पीरियड से ये कॉइल अगर हम रोटेट करते हैं तो इससे जनरेट होने वाला करंट या ईएमएफ वो भी एक पीरियडिक ईएमएफ या पीरियडिक करंट जो है इससे जनरेट होगा। देखते हैं कैसे होगा। चलिए, तो इसके लिए मैंने यहां पर एक बेसिक डायग्राम आपको शो कर रखा है इसी जनरेटर का। इसमें मैंने बस सिंपल जो रिक्वायरमेंट है जिन चीजों की उन्हीं को लिया है। तो यहां पर दो मैग्नेटिक पोल्स, और ये जो है इसका साइड व्यू है, मतलब हम जनरेटर को साइड से देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक कॉइल रखी है जिसका एरिया ए है। इन मैग्नेटिक पोल्स की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होगा और इस कॉइल को हम रोटेट करेंगे, रोटेटेड बाय द एक्सटर्नल मैकेनिकल सोर्स। ठीक है, वो एक्सटर्नल मैकेनिकल सोर्स जो है एक डीजल इंजन भी हो सकता है, एक विंड एनर्जी भी हो सकती है। वाटरफॉल के नीचे आप टरबाइन लगाकर टरबाइन घुमाते हैं और उससे जनरेटर चलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब इसमें यहां पर इसी डायग्राम का मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, मतलब एक ही जनरेटर के हम तीन डायग्राम यहां देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां साइड व्यू है और इसको हम ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो ये जो कोइल है, इस कोइल का आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइन दिखेगी। कोइल एक लाइन की तरह आपको दिखेगी अगर इसमें आप ऊपर से इसको देखते हैं। ठीक है, अब दो पोल्स के बीच में ये जो डॉट डॉट करके स्टेट दिखा रखी है, ये t इज टू 0 टाइम पे इसका स्टेट है, यानी इनिशियली कोइल ऐसे थी। अब हम इस कोइल को रोटेट कर रहे हैं, कोइल को रोटेट कर रहे हैं, तो कोइल को रोटेट करने से, कोइल को रोटेट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर इसको रोटेट करते हैं तो टी टाइम में, यहां पर ये जो स्टेट है एट टी टाइम, ठीक है, तो किसी टी टाइम पर ये थीटा एंगल अगर कोई रोटेट कर रही है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही तो टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी ओमेगा टी। ये हम सर्कुलर मोशन से बिल्कुल एग्री हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कवर करें। अब इस स्टेट पर हम बात करें इस कोइल का, ये कोइल बच्चों आपको समझ आना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा मोबाइल है तो मोबाइल ये बेसिकली आप समझ लीजिए कोइल का फेस है, ये कोइल का फेस है। तो ये कोइल इस तरह से थी, लेकिन अब आप कोइल को कहां से देख रहे हैं, ऊपर से। ऊपर से देखेंगे तो बेसिकली आपको ये जो कोइल है, कोइल की सिर्फ और सिर्फ ये लाइनिंग, ये जो है पोर्शन आपको दिखने वाला है। तो बिल्कुल यही डायग्राम यहां पर है। कोइल यूं थी इनिशियली,
ठीक है, या इसको मैं थोड़ा इस तरह से दिखा देता हूं, कोयल यूं थी इस तरह से इनिशियली, और जब हम इसको घुमाया तो घुमाने पर टी टाइम में वो इतना थीटा एंगल घूम गए। अब इस कोयल का अगर मैं आपको पूछूं एरिया वेक्टर, तो कोयल का एरिया वेक्टर क्या होगा, कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आपको दिखा रखा, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता ही है, तो यहां पर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, कोयल टी टाइम में थीटा एंगल घूमेगी, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो अगेन ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल थीटा ही होगा। तो बेसिक सी ज्योमेट्री है, मतलब कोयल टी टाइम में अगर थीटा घूम रही है तो कोयल का एरिया वेक्टर भी फील्ड के साथ जो है थीटा घूम रहा होगा, ठीक है। इनिशियली कोयल जो है वो, ये इनिशियल स्टेट है कोयल की, इनिशियली जो कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस थी, या यूं कहें कोयल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, यानी मैक्सिमम फ्लक्स उस कोयल में से पास हो रहा था। इस स्टेट में आप देखिए सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही, सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। अब ये घूमेगी जैसे जैसे, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स जो है घटता जाए, तो किसी टी टाइम पर हम बात करें इसका फ्लक्स क्या होगा, किसी टी टाइम पर इसका फ्लक्स जो है उसकी बात करें तो टी टाइम पर फाई का वैल्यू होगा NBA cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। अगर कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो थीटा का वैल्यू मैंने आपको समझाया, थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में आपको नजर ये आ रहा है कि यहां पर जो फ्लक्स है वो कोस साइनोसॉइडली या साइनोसॉइडली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो फ्लक्स अगर वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और वो ईएमएफ का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ईएमएफ का वैल्यू हम निकालेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी से, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। NBA cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बनने वाला है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फाइनल एक्सप्रेशन यहां पर लिख ही रखा है, 2-3 बार इसने उस स्टेप को लिखा है, रिपीट किया है, बट सिंपल सा स्टेप है। NBA cos ओमेगा टी में cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोस का किया माइनस साइन हुआ, और ओमेगा टी का किया तो ओमेगा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और होगा। सो यहां पर ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको बता दूं मैं, इस साल नीट 2022 में इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, क्वेश्चन ये था कि उसमें इसी तरह के जनरेटर में कोयल बोला, उसने जनरेटर नाम नहीं लिया, उसने बोला कोयल घूम रही है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई थिंक इन दोनों में से एक चीज उसने पूछी। तो आप इसमें अब देखिए ये फॉर्मूला जो है ईएमएफ का, इसमें NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, फाई बराबर NBA कोस ओमेगा टी, यहां पर NBA जो है दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, हम जानते ही हैं NBA मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है, और NBA ओमेगा यहां पर ये जो है दिस इज द मैक्सिमम EMF या पीक EMF या एम्पलीट्यूड ऑफ EMF, ये सारे नाम बच्चों आप यूज किया करते हैं। तो आपको मैं बेसिक बता दूं, कोई भी फंक्शन है, जैसे ये E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी लिखा जा रहा है, तो इसमें E की यानी इंड्यूस्ड EMF की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, और वो कितना होता है 1। तो साइन ओमेगा टी 1 होगा तो E बराबर E नोट आ गया ना, इट मींस E नोट इज द पीक, E नोट इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सब एक ही बातें हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये बच्चों एक्सप्रेशन आपका बन जाता है, आपको ये और ये दोनों एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो NBA cos ओमेगा टी या NBA ओमेगा, ध्यान रखिए NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिए, इसमें क्लियरली लिख रखा है E max इज NB ओमेगा, फाई मैक्स इज NB। अब इसी में आपको बोले कि चलिए तो वोल्टेज प्रोड्यूस करिए इस जनरेटर ने, कितना करंट ये बनाएगा, तो करंट बनाने के लिए एक उस कोयल के साथ एक्स्ट्रा में कोई लोड, कोई रेजिस्टेंस R जोड़ना पड़ेगा ना, तो R रेजिस्टेंस जोड़ने पर कितना करंट उसमें से फ्लो होगा, E बाय R से, खाली E बाय R, R से डिवाइड करने से हमको
करंट मिल जाएगा। तो ये बेसिक आपका दो फॉर्मूला है बच्चों, आपको जनरेटर में जो याद रखने हैं, जिसमें सवाल आ सकता है। इसके अलावा दो स्पेशल थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो रहे हैं, उनको भी समझते हैं। हम इनका ग्राफ अगर देखें, हमने फ्लक्स का फॉर्मूला देखा, तो फ्लक्स जो है वो NBA cos ओमेगा टी, यानी कोस साइनोस, कोस फंक्शन, कोस शुरू में क्या होता है मैक्सिमम, बाद में क्या होता है 90 पर जाकर 0। तो ये वाला जो ग्राफ है ये फ्लक्स का ग्राफ है। इसी तरह से ई इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ साइनोसॉइडल कर्व है, तो ये साइनोसॉइडल कर्व दिखा रखा। तो दोनों में अपन को पता है कि ई और फाई दोनों जो है 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से जो है, इनमें अंतर फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री का है। मतलब ये होता है 90 डिग्री के फेज डिफरेंस का कि जब फ्लक्स आपका 0 है, फ्लक्स आपका देखो यहां 0 है, तो ईएमएफ क्या है मैक्सिमम, और जहां पर फ्लक्स आपका मैक्सिमम में है वहां पर ईएमएफ क्या है 0। तो ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस होने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इस एक पूरे साइकिल में, जैसे मैं यहां पर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं या अलग से इसको ड्रॉ कर देता हूं, जैसे आपका ये ईएमएफ का ये इस तरह से वेव चलती जाएगी। ईएमएफ में एक साइकिल अगर मैं बात करूं, तो एक साइकिल आप पीक टू पीक या आपका क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच का जो टाइम होता है, इसको आप एक साइकिल या एक टाइम पीरियड बोलते हैं। ये एक टाइम पीरियड यानी एक पूरे साइकिल में आप ये देखिए कि ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो कितनी बार अपना साइन चेंज कर रहा है। तो यहां पर ईएमएफ देखिए, यहां पर इस पॉइंट पर प्लस है, और टाइम में बढ़ने के साथ साथ यहां पर अब क्या हो गया माइनस, फिर यहां पर देखिए माइनस है, माइनस ही चल रहा है नीचे, माइनस से फिर क्या हो गया प्लस। यानी एक साइकिल में आपका ईएमएफ जो है वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यानी दो बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये सवाल बच्चों आपको पूछा जाता है, पूछा गया है लास्ट ईयर में, तो इसका ध्यान रखें। एक तो ये कि इन वन रिवोल्यूशन ईएमएफ या फ्लक्स दोनों ही चीजें जो है दो बार अपनी पोलैरिटी या दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इस पर सवाल दिया आगे, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, अभी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। एक तो ये बात हुआ। अब इसमें एक पॉइंट और है कि यहां पर हमारे इस जनरेटर में हमने नंबर ऑफ पोल्स जो लिए थे वो 2 लिए थे। इस केस में आप अगर ध्यान से खुद अगर समझेंगे तो आपके जो कोइल है, कोइल के कंप्लीट रिवोल्यूशन में लगा हुआ टाइम और जनरेटेड ईएमएफ का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है। या यूं कह दे कि जो कोइल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है और जो इंड्यूस हुए ईएमएफ की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ठीक है। तो यहां पर एक ये एक्सप्रेशन है जो आपको रिलेशन बताता है। एन क्या है, जहां पर एन है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्मेचर। मैं आपको एक बात और बता दूं, आर्मेचर या कोइल एक ही बात है, कोइल का ही टेक्निकल नेम आर्मेचर भी होता है। तो कोइल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी एन है, और पी जहां पर क्या है नंबर ऑफ पोल्स यूज्ड। तो यहां पर हमारे के इस जनरेटर में हमने 2 पोल्स यूज किए थे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो P का वैल्यू हमारे इस एग्जांपल में इस जनरेटर में कितना था 2, तो P का वैल्यू 2 रखा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो F बराबर N आ गया। F क्या चीज है, F यहां पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC। यहां पर F मेंशन N की वैल्यू तो यहां पर लिखा है N इज द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर फॉर 2 पोल जनरेटर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज इक्वल टू द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर। ये तो 2 पोल के लिए तो होता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पोल्स इसमें बढ़ाते हैं तो एक, हालांकि ये टेक्निकली जो है अपने लिए ऐसे टफ हो जाएगा, लेकिन हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अगर इस पे कोई सवाल आ जाता है तो हमें करना आना चाहिए। मतलब अगर मैं 2 की जगह 4 पोल लूं, 4 पोल कैसे लिए जाएंगे, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, कितने पोल हो गए 4 पोल हो गए। तो 4 पोल के केस में आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। देखो अगर इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें, यहां पर P का वैल्यू कितना हो गया, इस केस में 4 पोल, P की वैल्यू 4 हुई तो 4/2 2, यानी F जो आया वो 2N के बराबर आ गया। इसका मतलब आर्मेचर या कोइल जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हैं, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उसकी डबल फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एक आप एडिशनल एक्सप्रेशन है, आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको मेन अगर बात बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इंड्यूस ईएमएफ, और यही एक्सप्रेशन आप नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देते हैं कि
अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला आप लिखते हैं V इज टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो वो वोल्टेज किससे बनी, किसने बनाई, एसी जनरेटर में। ठीक है, तो हमको ये दो एक्सप्रेशन या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे ही बेस देखिए, ये सवाल मैं अभी भी जो डिस्कस कर रहा था, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वायर लूप है, जरूरी नहीं है वो जनरेटर बोल के चले, वो बोल रहा है एक वायर लूप यानी एक कोइल हो गई, इट इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पर वही बात है कि इंड्यूस ईएमएफ के चेंज होने की, उसकी पोलैरिटी, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पर साइकिल 2 बार होती है। यही तो हमने अभी अभी देखा था उस ग्राफ में। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, ट्वाइस पर रिवोल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल 2 सेकंड का क्वेश्चन था, हमने जनरेटर के जो की पॉइंट्स देखे बस उसी पर बेस्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। तो बच्चों अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कब होती है, जैसे हम इस टॉपिक में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं किसी भी पर्टिकुलर लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो उस लूप में एक करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर मुद्दा यह है कि किसी भी लूप में करंट का फ्लो या किसी भी करंट वायर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो किसी भी तार में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लो है वो डिसाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, किसी भी वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उनका मूवमेंट होगा, ये उस वायर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से होता है। तो यहां पर पॉइंट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में पहली चीज जो इंड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब यहां पर अगर कोई लूप रखा हो तो उस लूप के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही उस लूप में क्या हुआ, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम यहां पढ़ रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि किसी क्लोज लूप में एक करंट फ्लो होता है, तो यहां पर जो इंड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर है वो भी एक क्लोज लूप होती है, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट नेचर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर भी कंजर्वेटिव होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं होता है, प्लस से ओरिजिन होता है और माइनस पे जाकर वो खत्म होता है। तो एक तरह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉपर्टीज, उनकी नेचर में जो है डिफरेंस है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम चार्जेस पर फोर्स लगाना होता है। F बराबर QE फॉर्मूला बड़ा वेल नोन फॉर्मूला है, उसी तरह से यहां पर भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बस नेचर में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर एक पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन आपको दिख रहा होगा, एक डार्क सॉलिड लाइन से बना हुआ सर्कल है। इस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर बाउंड्री में कन्फाइंड है, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन किधर है आप देख रहे हैं, यहां पर क्रॉस लगा रखा है यानी इनवर्ड्स। ठीक है, अब यहां पर इस सर्कुलर बाउंड्री में कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता, तब तो कोई इंडक्शन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस सर्कुलर बाउंड्री में कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो, अगर ये इंक्रीज होगा तो इस पूरे रीजन में सर्कुलर शेप के कॉन्सेंट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक आपको स्पेशल पॉइंट बताता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो करंट की ही डायरेक्शन में होता है। ये बात हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाला करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर बनने वाले, इंड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहां पर इंक्रीज ही शो कर रखा है और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फील्ड कहां है, इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ट्स, और वो समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बताइए करंट इंड्यूस कैसे करते थे आप, फील्ड इनवर्ट्स है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा,
इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैं अंदर नहीं बना रहा हूं ताकि अंदर विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहां बाहर बना रहा हूं। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होना चाहिए, वो आउटवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बढ़ने का अपोज कैसे करेंगे, आउटवर्ड फील्ड बनाकर। फील्ड अगर आउटवर्ड हुआ तो इस आउटवर्ड फील्ड की डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा, और सर्कुलेशन ऑफ फिंगर आपका कैसे आपको नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए यहां पर ये जो डॉट डॉट लाइंस के जो सर्कल आपको शो कर रखे, क्या उसमें एरोस एंटी क्लॉकवाइज है, यस। तो यहां पर यही डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाती है बच्चों। तो पता चला आपको, 2 पॉइंट मैंने यहां पर बोले हैं, एक पॉइंट को मैंने यहां पर करना सिखा दिया है, वो ये कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। और बात रही नेचर की, उसको हम आगे फिर से लेंगे। यहां पर इन कॉन्सेंट्रिक शेप का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है बच्चों। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा पहले, कि जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल पाए। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको एक फैराडे लॉ से बच्चों एक एक्सप्रेशन पता है कि किसी भी लूप में इंड्यूस हुआ नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ, ई जो होता है माइनस d∅dt के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये इस लूप में, किसी क्लोज लूप में जनरेट हुई वोल्टेज है, ठीक है। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक से वोल्टेज या यूं कहें पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन मालूम है बच्चों। देखिए क्या ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन VA टू VB dV इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन RA टू RB लिमिट के साथ E डॉट DL के बराबर होता है, या DL या DR भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है और हमें उन 2 पॉइंट्स A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लेकिन यहां मतलब एक तरह से V और E के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर आपको E का इंड्यूस वोल्टेज इन द लूप पता है, और खास बात ये है, खास अंतर जो है वो ये है, यहां पर जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है किसी लूप में, वो क्लोज लूप में हो रही है। और अगर क्लोज लूप में हो रही है तो ये वाले एक्सप्रेशन में इंड्यूस होने वाली वोल्टेज को मैं E अगर लिख रहा हूं, तो यहां पर कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही होगी, क्योंकि क्लोज लूप के केस में इनिशियल जहां से शुरू करेंगे वापस वहीं पर आएंगे, तो यहां पर लिमिट्स नहीं लगेंगी। यहां पर ये वाला इंटीग्रेशन क्लोज लूप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला बन गया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये वाला रिलेशन आपका बन गया, ठीक है। यही रिलेशन आपको बच्चों यहां पर लिखकर बताया है। अब इसमें वो बात अलग है कि जो E है, E को आपने क्या यूज कर लिया, माइनस d∅dt, और सामने इंटीग्रेशन E डॉट dr लिख दीजिए या dl लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का भी बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में आपको कन्वर्ट करके बताता हूं। इसी एक्सप्रेशन को अगर आप कन्वर्ट करें तो आप देखिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बाहर निकाल लें, ठीक है। यहां पर एक खास बात आपको बताऊं कि पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक काम करते हैं, बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं, क्योंकि बढ़ाने वाला एग्जांपल तो हम ऑलरेडी कर चुके। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है इस रीजन में, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप के इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने वाले हैं। फील्ड कहां है, इनवर्ड, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, वो भी इनवर्ड ही होना चाहिए। घटने का अपोज कैसे होता है, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस कराकर। तो फील्ड इनवर्ड हुआ, थंब इनवर्ड। सर्कुलेशन ऑफ फिंगर आपका कैसा आएगा, सर्कुलेशन ऑफ फिंगर आएगा क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहां पर ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लूप बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या बनने वाले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दोनों को ही बता रहा है। तो अब मुद्दा यहां पर यह है कि इस लूप के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। और इस एक्सप्रेशन में आप समझिए क्या है, E डॉट dl, dl क्या चीज है, सोचे तो इस लूप के अलोंग चला जा रहा है, तो dl क्या है, इस लूप का एक छोटा सा टुकड़ा है dl।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बता इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो क्या वो सेम होना चाहिए? यस। तो इस पॉइंट पर आपका ई और डीएल सेम है और पूरे लूप पर, इस एक लूप पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो फिक्स ही है। तो यहां पर इसी एक्सप्रेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं। ई डॉट डीएल आप लिखेंगे ई डीएल कोस 0। क्या ये बात सही है? ई डीएल कोस 0, सामने वाला एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं, एज इट इज पुट कर रहा हूं क्योंकि ई और डीएल के बीच का एंगल 0। फिर उसके बाद आप ई को अगर बाहर निकालें तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डीएल, और ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन डीएल यानी डीएल डीएल डीएल, इस लूप के हर छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स जुड़ करके आपको कंप्लीट लूप का जो लेंथ है वो दे देंगे, यानी ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा ई इंटू एल में। ये एल में जो यहां पर इस लूप की लेंथ के लिए एल यूज कर रहा हूं, बट लूप सर्कुलर है तो डेफिनेटली दिस एल शुड बी 2 पाई आर। ठीक है, ये हम फॉर्मूला मेकिंग में यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा मकसद यहां पर ये है कि मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनाकर दूं, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनाकर दूं जिसके जरिए आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कर सकें, बता सकें। तो EL इज टू d∅/dt, ये एक्सप्रेशन बच्चों हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है, जहां पर L क्या है, क्लोज लूप की लेंथ है, A है उस लूप के अंदर बाउंड एरिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर ये जो फील्ड है, इस फील्ड की जो नेचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि स्टेशनरी चार्ज से प्रोड्यूस हुआ था उससे डिफरेंट होता है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है वो हमेशा क्लोज लूप होती है, वहां पर ओपन लूप होती है। और क्लोज लूप होने की वजह से अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। बच्चों आपको ये वाला पॉइंट जो है स्पेशल दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर होती है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर होती है। ठीक है, तो यहां पर नॉन कंजर्वेटिव नेचर का क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ इंड्यूस हुआ, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंड्यूस करंट की ही डायरेक्शन में होती है, तो ये तो वही सेम बात है। और यहां पर लिखा F बराबर QE, एक्सप्रेशन जो है वैलिड होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला ये वैलिड है यहां पर भी, लेकिन E की जो नेचर है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। चलिए हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की जिसपे आपका क्वेश्चन आता है। तो यहां पर फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 1, 2 एंड 3। तो आपको इनसाइड एक पर्टिकुलर सर्कुलर बाउंड्री में कन्फाइंड, सर्कुलर रीजन में कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और इसके सर्कुलर रीजन के अंदर, इसके बाहर और ऑन द बाउंड्री आपको इंड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं केस फर्स्ट, आउट्स, ये इनसाइड यानी पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 पर अगर हम बात करें, एक सर्कुलर बाउंड्री में मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, एक सर्कुलर शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे EL इज d∅/dt, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए L जहां पर क्या है, इस लूप की लेंथ, L जो यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लूप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लूप है उसकी लेंथ है। फाई क्या है, उस लूप के अंदर कन्फाइंड फ्लक्स। फाई क्या है, फ्लक्स इनसाइड द लूप। तो इस लूप के अंदर जो फ्लक्स है वो आपका फाई है। दोनों वैल्यूज पुट करें, आपका E का वैल्यू आ जाएगा। L जो है, अगर इस 1 से, हाँ 1 नंबर पॉइंट सेंटर से कितना दूर है बच्चों, जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस, उस अननोन पोजीशन जहां पर फील्ड निकालना होता है उसकी डिस्टेंस हमेशा हम स्मॉल r लिखते हैं। तो यहां पर स्मॉल r जो है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और यही इस लूप का रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर L का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई r। अच्छा, फाई क्या है, फ्लक्स। इस लूप में जो फ्लक्स होगा, अगर इसके अंदर कन्फाइंड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B है, इस लूप का एरिया A है, तो फ्लक्स होगा BA और इसमें एरिया बाहर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि चेंज एरिया नहीं हो रहा है, इस लूप के अंदर कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो यहां पर बी को अंदर रखा, ए बाहर निकाल। एरिया का वैल्यू और पुट कर दीजिए, इस लूप का जो एरिया है क्या वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा? यस, यहां पर स्मॉल आर कैंसिल, एक पाई कैंसिल, और ई इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो स्मॉल आर बाई टू डीबी बाई डी आएगा। बच्चों इनसाइड फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी सेंटर से जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले बढ़ेगा। ये हमको यहां पर इस फॉर्मूला में नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट आपको याद रखना है। हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड केस, आउटसाइड। आउटसाइड कौन सा पॉइंट है? डायग्राम में देखें, आउटसाइड है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 से पास होता हुआ मैं अगर बात करूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बनेगा तो इस लूप का लेंथ मुझे यहां फॉर्मूला में एल की जगह लिखना है, और इस लूप के अंदर कन्फाइंड, इस लूप के अंदर जो फ्लक्स है वो हमें फाई की जगह रखना है। पुट करते हैं, देखते हैं। इस लूप की लेंथ तो अच्छा, इस 2 नंबर पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसको फिर से हम स्मॉल आर ही लिखते हैं, बट यहां स्मॉल आर की वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की जो बाउंड्री है रेडियस आर, इससे ज्यादा है। ध्यान दीजिए, यहां पर स्मॉल आर आर से कम है कैपिटल आर से, इसका मतलब मींस मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड जिस सर्कुलर रीजन में कन्फाइंड है उससे अंदर बात कर रहे थे, और यहां हम बात कर रहे हैं बाहर। तो यहां पर आप देखिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, तो यहां लूप की लेंथ तो वही है 2 पाई स्मॉल आर, वही सेम एक्सप्रेशन। बस ध्यान दीजिए यहां पर एरिया जो यहां यूज करेंगे, एरिया इस 2 नंबर लूप की बात करें जो 2 से पास हो रहा है, इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स केवल और केवल इस कैपिटल आर रेडियस के रीजन में ही तो प्रेजेंट है। क्या इस 2 नंबर लूप के अंदर जो फ्लक्स है क्या वो कंप्लीट एरिया में प्रेजेंट है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर रेडियस के रीजन में ही प्रेजेंट है। तो इस केस में हम एरिया जो यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, वो यूज करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल, और आपका एक्सप्रेशन बनता है आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर फील्ड इज आस्क्ड। ठीक है, उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर फील्ड पूछा गया है, कहां से? हमेशा सेंटर से। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस के इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं इनसाइड, जरा ग्राफ ड्रॉ करते इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ, तो यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू 0, स्मॉल आर की वैल्यू 0 मतलब यू आर एट द सेंटर ऑफ दिस बाउंड्री, सेंटर ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो सेंटर से शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर की वैल्यू 0, इस फॉर्मूला से अगर बात करें स्मॉल आर 0 तो ई 0 आएगा, लेकिन स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई का वैल्यू बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और ये फील्ड मैक्सिमाइज हो जाता है कहां पर? जहां पर बाउंड्री आ गई। बाउंड्री क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 मार्क्ड है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपका फील्ड मैक्सिमम हो गया। अब बाहर जब जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई आर के इनवर्स, यानी बाहर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इनसाइड, वो स्मॉल आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एट द बाउंड्री फील्ड इज मैक्सिमम। बाउंड्री पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कीजिए, चाहे तो इस एक्सप्रेशन में चाहे पिछले एक्सप्रेशन में, किसी में भी पुट करिए, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो बच्चों आपको ये और पिछला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं। ई जो होता है स्मॉल आर बाई 2 डी बी बाई डी टी फॉर स्मॉल आर लेस देन आर। इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर डी बी बाई डी टी, और आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला बच्चों बस आपको एक ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 पॉइंट दिमाग में होने चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंड्यूस करंट की ही डायरेक्शन में होता है। बस ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, यहां पर एक पॉइंट और कि किसी भी चार्ज, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की जो
यहां पर खास बात है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर अगर कोई फील्ड है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर उस फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वर्क किसी क्लोज लूप में जीरो नहीं है। यानी यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा क्यू चार्ज पर, इस क्यू चार्ज को क्लोज लूप में अगर हम घुमा दें तो उस केस में इस फील्ड के द्वारा किया गया वर्क जो है वो नॉन जीरो आता है। एंड मैं यहां पर इस बात को लिख देता हूं, वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q in close path उस क्लोज पाथ में हैविंग EMF E, ठीक है। EMF अगर उस क्लोज पाथ में इंड्यूस हो रहा है तो वो वर्क जो आएगा W बराबर, आपको बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, वर्क का फॉर्मूला वर्क होता है Q इंटू वी, W बराबर QV, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जो उस लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस EMF के बराबर। तो यहां वर्क जो आएगा वो आएगा Q इंटू, ध्यान रखना ये स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इंड्यूस्ड EMF है इन द क्लोज लूप। तो ये वर्क आपका आता है अगर वो चार्ज Q को रिलीज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड आपको जरूर आपकी बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दो फॉर्मूला, दैट्स ऑल, बस इतना ही इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इस पर बेस्ड एक सवाल आपको लास्ट ईयर नीट 2016 में पूछा गया था, देखते हैं क्या है। सवाल बहुत बड़ा सा है लेकिन है बहुत सिंपल। तो यहां पर आपको बोला है किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजेस विद टाइम एट रेट dB/dt। लूप 1, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। इस 1 का जो रेडियस है वो स्मॉल r से ज्यादा है, जैसा आपको दिख रहा है, इनक्लोजेस द रीजन स्मॉल r, ये लूप इस रीजन को इनक्लोज कर रहा है। और दूसरा है लूप 2 जो इस रीजन को इनक्लोज ही नहीं कर रहा है। तो मैं अगर आपको पूछूं इस रीजन में, इस रीजन के अराउंड इस लूप में क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो आंसर इज यस। इस लूप में अंदर कुछ फ्लक्स इनक्लोज्ड है और फ्लक्स वेरी कर रहा है। मैं अगर इस लूप की बात करूं तो इस लूप के अंदर क्या कोई फ्लक्स है, नहीं। इस लूप के अंदर कोई फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में कोई फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है, नहीं। तो क्या इस लूप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड या EMF इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, तो आंसर इज नो। बस यही बात पूछी है इसने। तो EMF जनरेटेड, इसमें EMF कितना जनरेट होगा और इसमें कितना होगा, तो इसमें तो EMF जनरेट ही नहीं होगा, जीरो होगा। और इसमें जो EMF जनरेट होगा तो यूजिंग फेराडे लॉ -d∅dt, फेराडे लॉ से -d∅dt एंड फाई इन दिस रीजन जो फ्लक्स है वो कितने रीजन में है, कितने एरिया में है, पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां पर b इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्या ये रीजन कम ज्यादा हो रहा है, नहीं। क्या फील्ड चेंज हो रहा है, यस। तो फील्ड अंदर रखें और पाई r स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए। यानी एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, इस रीजन में फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है dB/dt रेट से। सो इंड्यूस होने वाला EMF -πr² dB/dt होना चाहिए बच्चों। क्या ये मैंने कोई नई चीज यूज की, नहीं, वही मैंने फेराडे लॉ यूज किया और फाई का वैल्यू पुट किया है, ठीक है। थीटा अंडरस्टूड है, फाई बराबर BA फॉर्मूला में यहां पर थीटा 0 है। आप इस लूप का अगर एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर इनसाइड और फील्ड भी इनसाइड, दोनों चीजें अंदर मानते हुए थीटा 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा आंसर है आपको इन ऑप्शंस में, -π ये लूप फर्स्ट एंड 0 इन द, ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। इसके अलावा ये हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चन नहीं था, उसको मिलता जुलता सा था। तो इसके बाद अपना जो सवाल अभी जो टॉपिक हमने किया उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलेंड्रिकल रीजन जिसकी रेडियस r, तो हम बार बार बात कर रहे थे कि एक सर्कुलर रीजन या सिलेंड्रिकल रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी रेडियस कैपिटल R दी है बच्चों। एक मैग्नेटिक फील्ड बीटा टी देखकर क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, स्मॉल r इज कैपिटल R by 2, मतलब रेडियस का आधा। ये पॉइंट कहां हो गया बच्चों, ये हो गया इनसाइड, और स्मॉल r 3r, ये पॉइंट कहां हो गया, आउटसाइड द रीजन। ठीक है, तो हमको आप इसको सोल्व करिए खुद से। देखिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो होगा R/2 dB by dt, और पॉइंट S के लिए, सॉरी पॉइंट S नहीं, पॉइंट Q के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा R²/2 स्मॉल r dB by dt। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो dB by dt की वैल्यू अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड बीटा टी है, तो dB by dt तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बिग डील, बीटा के बराबर ही हो जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू P पॉइंट के लिए क्या है, R/2, तो ये हो जाएगा R/4 इंटू बीटा। और इसके लिए अगर हम देखें तो R²/2 स्मॉल r की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, 3r। स्मॉल r फिर से बताता हूं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द फील्ड इज आस्क्ड, तो यहां पर 3r डिस्टेंस पर फील्ड पूछा है, तो 3r इज योर स्मॉल r, तो 3r पुट कर दिया। dB by dt की वैल्यू बीटा ही है, एक r कैंसिल होगा, आंसर विल बी बीटा R/6 या R बीटा by 6। तो बच्चों ये दोनों, इन दोनों जगहों पर इनसाइड और आउटसाइड इंड्यूस हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, जिसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, और आपको ये फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं। इसके अलावा जो एक दो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस किए, सिर्फ उनको स्पेशल पॉइंट मार्क करके आप याद रखें। ठीक है, हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।